Hello dear students, welcome to our orthodontics free lectures. We are AI Medical Dental Academy. We will provide you free education for passing first to final BDS and all the dental courses. In the previous lectures, we have discussed about orthodontic growth and development, all its concepts, growth theories, growth, development, factors affecting, etc. In today's lecture, we'll be discussing functional development, but before that, we'll be just revising development of dentition and occlusion. Okay, in development of dentition and occlusion, okay, from no teeth to all teeth, there will be many changes. There will be self-limiting anomalies which will be discussed. First of all, we have leeway space and freeway space. So freeway space is a space between upper arch and lower arch in physiologic rest position. Okay, so it will be useful in denture. When we are going for vertical jaw relation, this freeway space is important. Leeway space. What is this leeway space? So we have already discussed in previous lectures. Combined width of C, D and E. That is primary canine, primary first molar, primary second molar. This width will be greater than permanent canine, permanent first premolar and permanent second premolar. So this space, okay, this space difference is called leeway space of Nance. Okay, now amount of leeway space is greater in mandible than in case of maxilla. In mandible we have 3.4 and in maxillary 1.8 mm. Okay, now this space, okay, will be closed by mesial shift of मोलार. पीछे जो मोलार्स आएंगे वो यहाँ से इसको पुश करेंगे. ठीक है, तो ये जो स्पेस रहेगी वो सब क्लोज हो जाएगी. ठीक है, अब फ्रीवे स्पेस. फ्रीवे स्पेस क्या है? तो पेशेंट को एम वाले वर्ड्स बोलने को बोलना है. जो वर्ड्स लास्ट में एम आते हैं ना, वो बोलना है. फिर उसको रेस्ट पोजीशन में रखना है, ऊपर अपर के जो और लोअर के जो को. फिर जो डिस्टेंस आता है अपर की आर्च में या अपर के टीथ में और लोअर के टीथ या लोअर के आर्च में, वो 2 से 4 मिलीमीटर रहेगा. उसको बोलते हैं फ्रीवे स्पेस. ठीक है, तो फ्रीवे स्पेस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वो आपको थकान नहीं होने देगा, कॉन्टैक्ट से बचाएगा. नीचे के टिश्यू होगी बोन म्यूकोसा, उसको प्रिजर्व करेगा. एलुले बोन को रिसॉर्प्शन से अटकाएगा. टीएमजे जो हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसको ठीक तरह से काम करने के लिए जगह मिलेगी. फिर प्रॉपर फोनेशन, फ्रीवे स्पेस होगा तो स्पीच में भी पेशेंट को अच्छा रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगली डकलिंग. तो ये मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझा दिया था. ठीक है, अगली डकलिंग क्या है? और कुछ नहीं है, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं. देखो, ये इंसाइजर है, ये लेटरल टूथ है. ये ऐसे क्यों हो गए? तो जो कैनाइन आ रहा है ना, वो यहाँ पे पुश करेगा इस जगह पर. ठीक है, और यहाँ से इस तरह पुश करेगा, तो जो इंसाइजर्स होंगे उसके बीच में जगह होगी, डायस्टेमा होगा. और ये इंसाइजर्स फ्लेयर मतलब एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखेंगे. इस स्टेज को बोलते हैं अगली डकलिंग स्टेज. ठीक है, कैनाइन जब आता है ना, तो वो लेटरल और सेंट्रल को एपेक्स में पुश करेगा और उसको टेढ़े कर देंगे. पहले सब स्ट्रेट होंगे, बाद में थोड़ी इंक्लाइंड हो जाएंगे.
क्यों? क्योंकि यहाँ से कैनाइन फोर्स दे रहा है, इरप्ट हो रहा है ना, तब इसको बोलते हैं अगली डकलिंग स्टेज। ठीक है, वो अपने हिसाब से ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब इंसाइजर लाइबिलिटी, ये चीज क्या है? तो जो ऊपर के दांत है इंसाइजर्स, ठीक है, डेसिडियस और परमानेंट, उसके बीच में थोड़ी डिफरेंस या स्पेस भी रहेगा। ठीक है, नीचे के दांत छोटे होंगे और स्पेस होगी, फिर बड़े दांत आएंगे परमानेंट, तो वो स्पेस को निकाल देंगे और टीथ को एकोमोडेट कर देंगे। ठीक है, फिर आता है उसका वैल्यू। मैक्सिलरी आर्च में 7 mm है और मैंडिबुलर में 5 है। ठीक है, ऐसे वैल्यू आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। फिर प्लस टर्मिनल प्लेन, जो लास्ट वाला मोलर है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप नीचे के साथ, तो स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो स्ट्रेट रहेगा। नीचे वाला थोड़ा आगे रहेगा दांत, तो उसको बोलते हैं मिजियल स्टेप। नीचे वाला दांत थोड़ा पीछे रहेगा इस तरह, तो बोलेंगे डिस्टल स्टेप। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के फ्लश टर्मिनल प्लेन रहेंगे। ठीक है, अब उसका इंपॉर्टेंस क्या है फ्लश टर्मिनल प्लेन समझने के लिए? तो जो फ्लश टर्मिनल प्लेन होता है ना, ऊपर और नीचे के दांत दोनों एक लाइन में, ठीक है, फिर नीचे से दांत आएंगे ना, तो वो दांत ठीक तरह से हो जाएंगे ज्वाइन। ठीक है, और प्रॉपर ऑक्लूजन में आ जाएगा। अगर मिजियल स्टेप होता है तो वो नीचे के दांत थोड़े आगे रह जाएंगे, स्ट्रेट रहता है तो नॉर्मल रह जाएंगे। फिर डिस्टल रहता है नीचे के दांत, तो क्लास 2 टाइप ऑक्लूजन रहेगा। ठीक है, फिर अगेन आया लीवे स्पेस ऑफ नान्स, तो आपको यही लिखना है, सी डी ई का डिस्टेंस है, डायमेंशन वो 3 4 5 से ज्यादा है, इस गैप को बोलते हैं लीवे स्पेस। और 1.8 इन मैक्सिलरी, 3.4 इन मैंडिबुलर। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ ऑक्लूजन फ्रॉम बर्थ टू 12 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो कभी आता नहीं है, लेकिन अगर आए तो आपको लिख देना है कि कैसे कैसे ऑक्लूजन रहेगा। ठीक है, ये ऑक्लूजन की डेफिनेशन है। फिर पीरियड्स ऑफ ऑक्लूजन डेवलपमेंट, आपको ये खाली चीज याद रखना है, बाकी अंदर कुछ भी लिखोगे तो चलेगा। दांत के पहले के पीरियड, फिर डेसिडियस टीथ, फिर दोनों का मिक्स, डेसिडियस और परमानेंट, फिर परमानेंट टीथ। ठीक है, ये 4 स्टेजेस आपको याद रखने हैं अगर ऑक्लूजन समझाना है ना तो। कौन से? तो प्रीडेंटल, फिर डेसिडियस, परमानेंट और उसके बीच में मिक्स्ड। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक को आपको ठीक से समझा देना है कि डेसिडियस में क्या होता है, नियोनेट में क्या होता है। ठीक है, फिर गम पैड आते हैं पहले, उससे पेशेंट फीडिंग करता है। फिर 6 महीने जब होता है तब एक ग्रू बन जाता है, उसमें से टीथ आते हैं। ठीक है, तो टीथ आएंगे 6 महीने के टाइम, तो 6 महीने से 6 साल, उस पीरियड को बोलते हैं डेसिडियस डेंटिशन। क्यों? क्योंकि जब 6 साल होंगे ना, तब फर्स्ट मोलार आएगा परमानेंट, तब जाके मिक्स्ड डेंटिशन चालू होगा। ठीक है, फिर डेसिडियस में बहुत सारी स्पेस होगी, एक होगी प्राइमेट स्पेस। ठीक है, वो हमने जो किया था ना, वो बी और सी के बीच और सी और डी के बीच लोअर में, बी सी मतलब लेटरल इंसाइजर और कैनाइन, यहाँ पे लोअर में कैनाइन और फर्स्ट मोलार के बीच। ठीक है, फिर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है,
फ्लश टर्मिनल प्लेन वो सब समझा है यहाँ पे। अब ये जो है ना लीवे स्पेस, अगली डकलिंग, लीवे स्पेस, वो दोनों सेल्फ लिमिटिंग वाले डिसऑर्डर है, ठीक है, उसमें कोई ट्रीटमेंट आती नहीं है। फिर आता है परमानेंट डेंटिशन। हमने जो इसके आगे पढ़ा ना वो था मिक्स्ड। मिक्स्ड के अंदर लीवे स्पेस आएगी, फिर अगली डकलिंग आएगा, वो सब आएगा। परमानेंट डेंटिशन में सब दांत अपने हिसाब से वो ग्रो हो जाएंगे, आर्च में अपीयर हो जाएंगे। तो मैक्सिलरी में पहले ये सीक्वेंस होता है 6 1 2 4 5 3 7 8, और मेडिबल में 6 1 2 3 4 5 और 7 8। ये सीक्वेंस भी कभी कभार वन लाइनर में आ सकता है कि कौन सा दांत पहले आएगा और कौन सा दांत बाद में। फिर कभी कभार ये शॉर्ट नोट आ सकता है। नॉर्मल ऑक्लूजन होगा, वो उसको डिफाइन करने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में एंड्रयू ने 6 की दी है, ठीक है। नॉर्मल ऑक्लूजन होगा तब पहले क्या आएगा, पहले तो मोलर रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर के और नीचे के जो मोलार से है वो ठीक तरह से ऑक्लूजन में होने चाहिए। फिर क्राउन एंगुलेशंस, तो जो भी दांत का एंगुलेशन है उस हिसाब से वो एंगुलेशन होना चाहिए। फिर क्राउन इंक्लिनेशन, ठीक है, कितना इंक्लिनेशन है, अपर के होंगे तो वो ऐसे होंगे, नीचे होंगे तो ऐसे होंगे, ठीक है, तो वो भी एक नॉर्मल की है। फिर रोटेशन नहीं होना चाहिए, दो दांत के बीच टाइट कांटेक्ट होना चाहिए, और फ्लैट ओक्लूजल प्लेन, ओक्लूजल प्लेन जो होगा ना वो ठीक तरह से फ्लैट होना चाहिए, ऐसे कर्वेचर वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 फैक्टर्स का नाम लिखकर आपको सब समझा देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में। आपको तो खाली ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये 6 ही याद रखना है, ठीक है। अब सारे दांत की इरप्शन डेट, ठीक है, और सीक्वेंस कौन कौन से हैं, तो आपको टेबल बना देना है, ठीक है, कि फर्स्ट मोलर कब आता है, सेकंड मोलर कब आता है, ऐसा आपको टेबल लिख देना है, ठीक है। इरप्शन इन मैक्सिला, इरप्शन इन मैंडिबल, ऐसे होता है। और सेल्फ करेक्टिंग एनोमलीज, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि एक अगली डकलिंग स्टेज आता है, दो सेंट्रल इंसाइजर के बीच बड़ा स्पेस हो जाता है और फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है दूसरे दांत जब इरेक्ट होंगे ना तब। तो ये स्टेज को हम बोलते हैं सेल्फ करेक्टिंग एनोमलीज। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो प्रीडेंटेड पीरियड में कौन कौन से होंगे, रेट्रोग्नाथिक मैंडिबल होगा, एंटीरियर ओपन बाइट होगा, इन्फेंटाइल स्वेलोइंग पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ, जब दांत हो गए नहीं तब क्या क्या दिक्कत वाला होगा एनोमलीज, जो अपनी तरह से ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एक तो मैंडिबल छोटा होगा, ठीक है, ये मैक्सिबल मैक्सिला है और मैंडिबल इतना थोड़ा छोटा होगा। फिर आगे ओपन बाइट रहेगी, ऊपर के दांत और नीचे के दांत में या नीचे के गम्स में के बीच स्पेस रहेगा। फिर स्वेलोइंग पैटर्न, ठीक है, वो स्वेलोइंग पैटर्न उसकी बच्चों जैसी होगी, ठीक है, वो पैलेट के ऊपर से टंग लगाकर स्वेलो करेगा। तो प्रीडेंटेड पीरियड के अंदर ये सब सेल्फ करेक्टिंग एनोमलीज है, ऐसे प्रॉब्लम जो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब प्राइमरी डेंटिशन के अंदर जब डेसिडियस टीथ होंगे तब कौन कौन से एनोमलीज होंगे जो अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो है डीप बाइट, फ्लश टर्मिनल प्लेन, स्पेसिंग, इंक्रीज्ड ओवरजेट। स्पेसिंग तो हमने आपको बता दिया है कि प्राइमेट होती है बी और सी के बीच मैक्सिला में, सी और डी के बीच मैंडिबल में। फिर लीवे स्पेस भी आता है, ठीक है। फिर मिक्स्ड डेंटिशन के अंदर डीप बाइट, क्राउडिंग भी हो सकता है, अगली डकलिंग स्टेज भी होगा,
ठीक है, ओवरजेट भी ज्यादा हो सकता है। ओवरजेट का मतलब क्या है? ये अपर का दांत है और लोअर का दांत है, ये गैप है ना हॉरिजॉन्टल, वो और ओवरजेट बोलते हैं। वो नॉर्मल होगा तो 2 से 4 मिलीमीटर होगा, ज्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे कि हमको ये पेशेंट को ओवरजेट इंक्रीज हो गया है। ठीक है। अब आता है सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ। वो भी हमने आपको समझा दिया है। एक ही बार बार चीज आ रही है, कब होता है कब नहीं होता है। ठीक है, 6 महीने पर पहला दांत आएगा, फिर 6 साल तक वो रहते हैं। ठीक है, वो सब यहाँ पे सीक्वेंस समझाना है। फिर डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ डेंटिशन फ्रॉम 6 to 12 years। ठीक है, तो आप ये समझिए कि 6 ईयर तक सब दांत रेसिडुअस थे, प्राइमरी थे, फिर परमानेंट चालू होते हैं और 12 ईयर्स तक, ठीक है, वो रहते हैं। तो इन शॉर्ट ये आपको क्या पूछा गया है? मिक्स्ड डेंटिशन पूछा गया है। मिक्स्ड डेंटिशन के अंदर क्या क्या आएगा? ठीक है, तो डेसिडियस टूथ भी होंगे और परमानेंट टीथ भी होंगे। दोनों को आपको जस्टिफाई करना है, क्या क्या होता है। अगली टकली स्टेज आएगा, लिविंग स्पेस आएगी। ठीक है, वही का वही क्वेश्चन दूसरी बार। मिक्स्ड डेंटिशन में क्या क्या होगा और डेंटिस्ट क्या कर सकता है? तो यहाँ पे मिक्स्ड डेंटिशन का आंसर तो नहीं लिखा है, खाली डेंटिस्ट का रोल समझाया है। तो उसको बोलना है कि कोई दांत अगर खराब होते हैं, स्पेस नहीं होती है, तो आप सीरियल एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो ताकि नए दांत जो है वो प्रॉपर ऑक्लूजन में आए। फिर जो क्रॉस बाइट बन रही है उसको अटकाना है, उसको पहले से ठीक करना है। कोई हैबिट होती है थंब सकिंग की, टंग थ्रस्टिंग की, तो उसको ध्यान से निकाल देना है। फिर आता है प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग। ठीक है, कोई दांत होंगे ना, तो उसके बीच में कोई प्रॉक्सिमल दिक्कत होगी तो भी आप उसको स्ट्रिप कर सकते हो, निकाल सकते हो एनोमली, ऑक्लूजन को ठीक कर सकते हो। स्केलेटल माल ऑक्लूजन होता है तो भी आप सर्जरी करके ठीक कर सकते हो, स्पेस को रिगेन कर सकते हो। आप मसल की एक्सरसाइज भी बोल सकते हो। अगर मैंडिबल छोटा है पेशेंट का, तो आप बोल सकते हो कि सारी मैंडिबल को साइज बढ़ाने की एक्सरसाइज कीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब सीरियल एक्सट्रैक्शन क्या है? वो ऐसे है कि 2-3 दांत निकालना है। क्यों निकालना है? तो पीछे के दांत जो आते हैं ना परमानेंट, उसको ठीक तरह से वो ऑक्लूजन में लाने के लिए। ठीक है, वही उसका रीजन है। दांत निकाल देना है। अगर आपको स्पेस नहीं रहती कोई अच्छे दांत वाले की, तो आपको दांत निकालना है। ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर ऑन फिजियोलॉजिक बाइट ओपनिंग। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि नॉर्मली बाइट जो होती है पेशेंट की, अपर के दांत और नीचे के दांत। ठीक है, तो ऊपर और नीचे के दांत का जो रिलेशन है उसको आप बाइट समझिए। उसको कैसे ओपन करें? अगर वो डीप है, ठीक है, ऊपर वाला दांत है बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है लोअर के में, तो उसको कैसे ठीक करना है? तो ये आपको बता रहे हैं कि फिजियोलॉजिकली कैसे बाइट को ओपन करना है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? पहले तो फर्स्ट परमानेंट मोलर्स आएंगे ना, तब कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड मोलर्स पे कर सकते हो और थर्ड मोलर्स पे आप कर सकते हो। ठीक है, सब आएगा कि आपको उसको ध्यान रखना है। उसका जो कोई दांत निकालने की जरूरत पड़े तो वो भी आप निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये था अभी तक जो हमने कर किया ना, वो डेंटिशन और ऑक्लूजन का चैप्टर था। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं फंक्शनल डेवलपमेंट। ठीक है, फंक्शनल डेवलपमेंट किसका? तो मैंडिबल का होगा ना, और कोई भी बोन का। जो हमारे फेस में बोन होते हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह से फोर्स एक्ट होते हैं कि वो
अपना शेप ले लेते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शनल डेवलपमेंट। फंक्शनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई टूथ होगा या बोन होगा, वो कैसे डेवलप होगा, तो उसको गाइड करेंगे सारी नॉन स्केलेटल नॉन डेंटल टिश्यूज, जैसे कि टंग, टंग के फोर्सेस उसको गाइड करेंगे, चीक के मसल्स गाइड करेंगे, फिर सलाइवा गाइड करेगा। ऐसे अलग अलग फोर्स की थ्योरी है, उसको गाइड कैसे करते हैं वो समझेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो ना तो मुझे बताइए, वरना हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अभी आता है फंक्शनल डेवलपमेंट। फंक्शनल डेवलपमेंट में मैंने बताया कि बोन के फोर्सेस, टंग के फोर्सेस, मसल के फोर्सेस, ये सब डिटरमाइन करेंगे कि कैसे बोन को डेवलप होना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रेजेक्टरल थ्योरी समझना है। ठीक है, वो क्या है? वो ऐसी लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन है बोनी ट्रेबेकुले की, जो मैक्सिमल प्रेशर और टेंशन, ठीक है, उसको करस्पॉन्ड करते हैं। अभी मैंने समझाया कि टंग थोड़ा प्रेशर ऐड करेगा, चीक भी ऐड करेगा, तो वो दोनों के बीच में जो थोड़ा बॉन्ड तो बन जाएगा। तो टंग के फोर्स, चीक के फोर्स, मसल के फोर्सेस, उसको जो प्रेशर वाला जोन हो जाता है और टेंशन वाला जोन हो जाता है। प्रेशर मतलब कोई फोर्स यहाँ से प्रेशर देता है और कोई यहाँ से खींचता है, ठीक है, इसको खींचेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ग्रो होना चालू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेजेक्टरी ऑफ फोर्सेस उसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया था बेनिंग ऑफ ने, ट्रेजेक्टरी ऑफ फोर्सेस, इसलिए उसको बोलते हैं बेनिंग ऑफ लाइंस। ठीक है, तो ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेस ज्यादा होगा, फोर्स बोन के ऊपर, वहां बोन अच्छा कड़क वाला होगा, बोनी ट्रेबेकुले ठीक होगी। ठीक है, फिर आता है अलग अलग टाइप की कैटेगरी। एक तो मैक्सिला की है अलग, मैंडिबल की अलग है। ठीक है, तो इसमें तो आपको यही समझाना है कि अलग अलग टाइप के फोर्सेस आते हैं मैक्सिला में, फिर वो मैक्सिला डेवलप होता है। ठीक है, फ्रंट नेजल पिलर होते हैं, कैनाइन पिलर होता है, ये सब पिलर्स होते हैं, इसके आजू बाजू फोर्स के कारण मैक्सिला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खाली पिलर के नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल रेनफोर्सिंग मेंबर्स। ठीक है, तो सुपरा ऑर्बिटल रिम जो होगी, ठीक है, हमारी ऑर्बिट होगी, उसके आजू बाजू जो रिम होगी, वो भी वहां से भी हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब ट्रेजेक्टरीज ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल में भी दो टाइप की है, माइनर और मेजर ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, माइनर ट्रेजेक्टरी में क्या आएगा, वो खाली सिम्फाइसिस और गोनियल एंगल पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर मेजर ट्रेजेक्टरीज, उसमें क्या आएगा, तो टीथ के नीचे वो देखने को मिलेगा। ठीक है, एरोगेट प्रोसेस होगा जो टीथ के नीचे, वहां पे ज्यादा अच्छी वाली मेजर ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। ठीक है, उस कॉन्सेंट्रेशन के कारण मैंडिबुलर कैनाल और मैंडिबुलर नर्व दोनों प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, ट्रेजेक्टरी सिस्टम थोड़ी स्ट्रांग होगी तो डेंस बॉन्ड बनेगा, और डेंस बॉन्ड बनेगा तो वो इसको प्रोटेक्ट करेगा नर्व और कैनाल को। ठीक है, और लोअर बॉडल ऑफ मैंडिबल जो होगी ना, वो इतना थिक होगा कि वो बेंडिंग फोर्सेस को रेजिस्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, जैसा स्ट्रेस होगा ना ऐसा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अपर में बहुत सारे एरियाज होंगे, वहां पे अलग अलग जाइगोमेट्रिक एरिया होगा, मालर एरिया होगा, ऐसे अलग अलग लाइंस होगी, ट्रेजेक्टरीज होगी, वहां पे अलग अलग टाइप का बॉन्ड
बनेगा, ठीक है। और नीचे मैंडिबल में भी यही बात है। मैंडिबल में भी क्या है कि अलग अलग टाइप के फोर्सेस एक्ट करेंगे, माइनर ट्रेजेक्टरी और मेजर ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो मेजर ट्रेजेक्टरी कहाँ पे, टूथ के नीचे एलियोरस, वो मैंडिबल को नीचे की ओर ग्रो करवाएंगे, स्ट्रेस आएगा टूथ के हिसाब से। तो मैंडिबल जो टूथ के नीचे होगा वो डेंस होगा, कॉर्टिकल प्लेट भी होगी, और उसके अंदर कैनाल जो होगी नर्व की, वो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो मैं भी बोल रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, शॉर्ट में आपको एग्जाम में लिख देना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे माइनर ट्रेजेक्टरी है, यहाँ पे मेजर ट्रेजेक्टरी है। फिर आता है इन्फेंटल स्वेलो और एडल्ट स्वेलो, ठीक है। इन्फेंटल में क्या होता है, ब्रेस्ट के फीडिंग के कारण न्यूबॉर्न चाइल्ड फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। फिर टंग जो होती है ना वो गम पैड्स के बीच में रहती है, तो मैंडिबल को स्टेबलाइज कौन करेगा, तो फेशियल मसल जो होगा ना बक्सिनेटर, ठीक है, चीक का मसल, वो मैंडिबल को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। फिर गम पैड के हिसाब से वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, ठीक है। अब एडल्ट में क्या होगा, 1 साल के बाद ज्यादातर मैच्योर स्वेलोइंग होता है, ठीक है। तो टिप जो होगी टंग की वो पेरेटल रुगाई को कनेक्ट करेगी, ठीक है, और फिर जाके वो स्वेलोइंग होगा। तो यही आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बक्सिनेटर मैकेनिज्म। बक्सिनेटर मतलब चीक मसल्स, वो ऊपर मैक्सिला को कन्फाइन करेंगे या लिमिट देंगे, और नीचे मैंडिबल को लिमिट देंगे, ठीक है। यही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगर बक्सिनेटर मैकेनिज्म में इम्बेलेंस हुआ तो माल ओक्लूजन होगा, सही हुआ तो ठीक से ओक्लूजन होगा। फिर कोई पेशेंट होता है जो थंब सकिंग करता है, टंग थ्रस्टिंग करता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, ओपन बाइट, इंक्रीज्ड प्रोक्लेनेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्थो में क्या है, थोड़ा आपको अपने हिसाब से सोचना है कि क्या लिखना है क्या नहीं, और फिर आपको अगर दिक्कत है तो ये पीडीएफ पढ़ना है। बाकी तो इतना इजी है ना कि आपको तो खाली थोड़ा याद रखना है कि कैसी ट्रेजेक्टरी समझाई थी सर ने, ऐसे, ठीक है। फिर वैक्सीनेटर का सिग्निफिकेंस, तो वैक्सीनेटर नॉर्मल होगा तब जाके स्वेलिंग नॉर्मल होगा, ओक्लूजन भी सही आएगा। अगर कोई हैबिट है जैसे कि थंब सकिंग, टंग थ्रस्टिंग, ठीक है, तो वो ओक्लूजन को बिगाड़ देगा, टूथ को प्रोक्लाइन कर देगा, ठीक है, और आर्च को नैरो कर देगा, अपर की आर्च को नैरो, ठीक है। अब वुल्फ्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोन, वुल्फ ने बताया है कि अलग अलग स्ट्रेस, ठीक है, जो फंक्शनल स्ट्रेस होते हैं ना, यहाँ से यहाँ प्रेशर आएगा और यहाँ से यहाँ थोड़ा खींचेगा, तो बोन उस हिसाब से शेप लेता है, ठीक है। तो बोन ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस, ये उसकी थ्योरी है, ठीक है। फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी आप समझा सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या होगा, फंक्शन ज्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, और फंक्शन कम होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं वुल्फ्स लॉ। तो बार बार एक ही चीज आपको समझानी है, अच्छी तरह से स्ट्रेस आएगा, अच्छी तरह से प्रेशर आएगा, तो बॉन्ड ठीक से बनेगा और वो स्ट्रेस को विथस्टैंड भी करेगा, इसलिए तो वो बॉन्ड की डेंसिटी अच्छी बन रही है जहाँ पे हाई स्ट्रेस एरिया है वहां पे। अब इन्फेंटाइल स्वेलोइंग, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बक्सिनेटर होल्ड करेगा मैंडिबल को, और टंग और गम पैड के बीच वो ब्रेस्ट फीडिंग कर देगा पेशेंट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटोग्नेथिक सिस्टम एंड नोट ऑन बक्सिनेटर सिस्टम मैकेनिज्म। अब स्टोमेटोग्नेथिक सिस्टम मतलब जो हमको बोलते हैं ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मुंह सब,
मेस्टिकेशन, डिग्लूटिशन, रेस्पिरेशन, स्पीच, मेस्टिकेशन। ठीक है, अब मेस्टिकेशन में लोग समझाएंगे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो आपको ये कोई समझाने की बात नहीं है, अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पूरा करता हूँ मैं। ये जो टॉपिक्स है मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, आपको आराम से समझना है। ये अगर क्वेश्चंस आए तो आपको लॉटरी लग जाएगी। आप आराम से इसमें लिख सकते हो कि पेशेंट को जब छोटा होता है तो दिक्कत होती है ऑपरेशन में, ये प्रॉब्लम होता है। तो ये दोनों पीडीएफ आप शांति से पढ़िए, कोई डाउट होगा तो मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो गाइस, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Our website link is on the screen. Please go through our website and download useful study material. Useful stuff will be helpful for passing all the dental exams. We are providing you free test series for all the dental exams. Please like and subscribe. And if you are eager to get the notifications at the earlier stage, please press the bell icon. It's time for telling you bye bye. Have a nice time. Bye bye, friends.